वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पर मैं आरपी सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सीटेट में पढ़ते जा रहे थे, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करते हुए, प्रश्नों को देखते हुए, और ये भी समझते हुए कि किस तरीके से तैयारी करनी, कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फोकस करना है। और उसी क्रम में यदि आगे बढ़े उसी टॉपिक को लेते हुए, तो जो हमारा अगला टॉपिक था वो था समाजीकरण। टॉपिक बहुत छोटा है, 2 लाइन का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल बनते रहते हैं एकदम। हर सेट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का हम वो टॉपिक लेंगे जो देखने में तो बड़े आसान से हैं, बच्चे टाइप के टॉपिक हैं, कि एक झटके में सुनने वाली बात है, खत्म हो जाएगी। बाकी लिखने की बात अलग है। ये सभी टॉपिक तो लिखने वाले भी नहीं है, ऐसे टॉपिक हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, क्वेश्चन फिक्स है कि किसी न किसी रूप में ये चीजें आएंगी। चाहे ऑप्शन बन के आ जाए, चाहे प्रश्नों में डायरेक्ट आ जाए, चाहे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। देखिए, चीजों में अलग अलग तरीके से पूछता है कि उस टॉपिक से ऑप्शन बनाया जा सकता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूरा पूरा क्वेश्चन इसी टॉपिक ऊपर रखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है, देखेंगे। देखिए, समाजीकरण। तो समाजीकरण जो है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि बच्चों का समाजीकरण होता है। बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, शुरू में तो घर के अंदर रहता है, धीरे धीरे उसका समाजीकरण कैसे होता है। जब हम पढ़ते हैं सीटेड में विकास, तो विकास हमने बताया था कि एक शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, संवेगात्मक होता है। तो मानसिक विकास का तो कहानी हो चुकी, लेकिन जो बात थी सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास का मतलब क्या, बच्चे का समाजीकरण होना। और सामाजिकरण मतलब समाज। समाज किससे कहेंगे, जब से एक दो दो या दो से अधिक लोग जब एक जगह होते हैं तथा एक दूसरे परस्पर निर्भर होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वह एक समाज कहलाता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए जब शुरुआत होता है समाजीकरण का, तो जाहिर सी बात है उसकी शुरुआत तो पहले दिन ही घर से बाहर निकल के नहीं पड़ोसियों से मिलता। पहले दिन वो घर के अंदर रहता है। घर के अंदर के लोग शुरुआती दिनों में, पहला दिन कहना गलत होगा, जो सही शब्द होगा कि शुरुआती दिनों में जो उसका शुरुआत होता है, जब उसको थोड़े होश संभलने शुरू होते हैं बच्चे के, तो वो शुरू में उसका जो सामाजिकरण होता है परिवार के अंदर होता है। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, इन्हीं लोग के बीच में रहता है, और यही उनका क्या होते हैं, समाज का हिस्सा होते हैं। तो इसीलिए यदि समाजीकरण पूछेगा कि प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है, प्राथमिक समाजीकरण, तो प्राथमिक समाजीकरण आपका कौन सा होगा, परिवार। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण कौन सा होता है, परिवार, क्योंकि बच्चे परिवार में ही पूरे समाज के बारे में सीखते हैं। वही 4-5-10 व्यक्ति उसके समाज होते हैं। और जब वो थोड़ा 1-2-3 साल और आगे बढ़ता है, थोड़ा होश संभालना, तो घर के बाहर निकलेगा, पड़ोसियों से मिलना जुलना शुरू करता है। लेकिन जो उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है, लेकिन उसका जो याद की जाए कि मुख्य फोकस जो द्वितीय समाजीकरण हर बच्चे का होता है, द्वितीय समाजीकरण वो होता है विद्यालय में। कहाँ होता है, विद्यालय में। देखिए, कई जगह ऑप्शन पढ़े होंगे, कई जगह पढ़े होंगे कि प्राथमिक में आसपास के इलाके, पास पड़ोस रिश्तेदार आ जाते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में मत रखिए, आप बिल्कुल फोकस रखिए कि प्राथमिक समाजीकरण परिवार होगा, द्वितीयक में कौन होगा, विद्यालय। अब देखिए, साथ में बहुत चीज आप सुने होंगे कि प्राथमिक में आसपास भी आ जाता है, पास पड़ोस रिश्तेदार भी आ सकते हैं। द्वितीयक में मीडिया भी आती है, धर्म आ जाता है, रीति रिवाज आ जाती है, द्वितीयक में आते हैं। पर देखिए, आप उस पर फोकस मत कीजिए, आप बस इतना दिमाग में रखिएगा कि प्राथमिक होता है परिवार, और द्वितीय कौन सा होता है, विद्यालय। और इसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन चुनेंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसी के अनुसार ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जो गलत ऑप्शन हटाएंगे, सही वाला अपने आप बच जाएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, नहीं तो आप आस पास परिवार, रिश्तेदार, मित्र, इन सभी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप माइंड सेट में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि प्राथमिक में कौन सा होता है, परिवार होता है, और द्वितीय समाजीकरण किसका होता है, विद्यालय द्वारा होता है। ये कौन सा था, समाजीकरण। कहानी खत्म, इतनी कहानी ही थी। बाकी भी लेव बाइकोस्की, लॉरेंस कॉल्बर, जिन प्याजे पढ़ाऊंगा। यदि आपको पढ़ना है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि सर जिन प्याजे लेव बाइकोस्की पढ़ा दीजिए, अगले दिन से वही शुरू करूंगा। तो देखिए, प्राथमिक समाजीकरण परिवार, द्वितीय समाजीकरण विद्यालय, इतना माइंडसेट में क्लियर रखें। इसी के अनुसार हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और पकड़ेंगे। यदि उसी के अनुसार देखिएगा, ऑप्शन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप ये याद कर लेंगे कि प्राथमिक परिवार आता है, कभी कभी आसपास पड़ोस भी आ जाता है, या द्वितीय में विद्यालय आता है, कभी कभी मीडिया और धर्म भी आ जाते हैं, तो जो कभी कभी वाले हैं ना, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए उसको छोड़िए, आप इसी के अनुसार चलिएगा। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन जब करेंगे कि आप इसी के अनुसार क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना, जो गलत होंगे उसको सीधे हटा देंगे, देखेंगे सही वाला अपने आप बच जाएगा।
तो सामाजिकरण वो होता है जिसमें बच्चे समाज में रहना, उठना, बैठना, चीजें सीखते हैं। तो पहला सामाजिकरण उसका परिवार के अंदर होता है, द्वितीय किसके अंदर होता है? विद्यालय के अंदर। इससे ज्यादा कहानी इसके अंदर है ही नहीं, इससे ज्यादा कहानी इसके अंदर है ही नहीं। अगला जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जेंडर रूढ़िवादिता, जिससे जन्म लेता है आपका जेंडर पक्षपात। देखिए, पुराने विचारों को पुराने विचारों को रूढ़िवादिता कहते हैं। यदि आप पुराने जो हमेशा से चले आ रही परंपरा है, यदि आप उस विचारों से ग्रसित हैं, ऐसा नहीं कि सारी परंपराएं गलत होती, पर कुछ ऐसी चीजें होती जैसे सती प्रथा थी, वो हमेशा से चली आ रही थी। तो मतलब कि व्यक्ति ये देखे बिना कि नहीं एक स्त्री के साथ क्या हो रहा है उसको नहीं जलना चाहिए, उसका अधिकार वो जीवन व्यतीत कर सकती है, करना गलत है, बस उन चीजों को मान लेता था, तो क्या है? रूढ़िवादिता है। अब ऐसी थोड़ी नहीं कि सारी की सारी परंपरा ही रूढ़िवादिता है कि माइंड सेट बैठा लेंगे कि नहीं पापा जितनी परंपराएं सब रूढ़िवादिता है। तो पुराने विचार जो होते विचार, वो रूढ़िवादिता होती है। यदि आप उस विचार को फॉलो करके उसका प्रयोग किया अपने व्यवहार में, यदि आपने उस विचार को फॉलो किया और उसका प्रयोग किया, और जब प्रयोग कर देते हैं तो दूसरों के साथ क्या कर देते हैं? पक्षपात। जब वो चीजें व्यवहार में दिखाई देने लगे तो क्या होता है? पक्षपात। देखिए, तो जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, ये सारी चीजें आती हैं शब्द आपके। तो पहले चीज की जेंडर होता क्या है? जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, दो शब्द आता है, एक आता है जेंडर, एक होता है लिंग। लिंग मतलब सेक्स। तो देखिए, लिंग जैविक संरचना है। लिंग कैसी संरचना है? जैविक संरचना है। जैविक मतलब एक शारीरिक संरचना जो ये बताता है कि ये महिला है, ये पुरुष है। लिंग एक जैविक संरचना है जो कि ये बताता है कि फला व्यक्ति महिला है, ये पुरुष है। और जेंडर क्या है? जेंडर को बोलते हैं ये एक तरह का अधिग्रहित व्यवहार है। अधिग्रहित व्यवहार है। अब अधिग्रहित व्यवहार का मतलब क्या होता है उसको समझिए। अधिग्रहित व्यवहार क्या होता है? बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे बिना प्रूफ के, प्रूफ शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बिना सत्यापित किए या बिना सही गलत समझे, बिना सोचे समझे, बिना सही गलत समझे, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, इसको और शॉर्ट में बना देता हूँ। हाँ, बिना सही गलत सही गलत समझे बिना किसी व्यवहार को अपना लेना क्या कहलाता है? अधिग्रहित व्यवहार। मतलब एक विचार हमेशा से चला आ रहा है कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के क्या होते हैं? बहुत ही सुपरस्टार होते हैं। लड़कियां बायो लेंगी नहीं तो आर्ट साइड लेंगी, लड़का होगा साइंस साइड लेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जाएगा बनेगा इंजीनियर। मतलब ये एक व्यवहार, ये एक सोच थी जो हमेशा से चली आ रही थी। अगला जनरेशन हमारे माता पिता ने उस सोच को सुना और उसे मान लिया। ये नहीं देखे कि नहीं ये बात कितनी सही है या कितने हद तक गलत है। इस चीज को देखे बिना, इसकी प्रामाणिकता को जांचे बिना, बस लोगों ने मान लिया कि नहीं लड़कियां गणित में क्या होती, कमजोर होती है, लड़के तेज होते हैं। तो वही बात है कि कोई भी सोच, चाहे सती प्रथा रही हो, चाहे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, इस तरीके की बहुत सी बातें होती हैं जिनको आप बिना सोचे समझे, बिना बस उस चीज को आप मान लेते हैं कि नहीं, किस दादा ने कहा, पापा ने बोला है सही है, पापा ने बोला है तो हम भी बोलेंगे क्या है, सही है। तो किसी चीज पे बिना सोच विचार किए, बिना उसकी सही गलत की परख किए बिना जब आप उन चीजों को सिर्फ मान लेते हैं तो वही कहलाता है अधिग्रहित व्यवहार। तो जेंडर क्या है? एक तरीके का अधिग्रहित व्यवहार है। या जेंडर का मतलब अ, देखिए, लिंग होता है जैविक संरचना जो ये बताता है कि फला महिला है, फला क्या है, पुरुष है। लेकिन जेंडर ये बताता है, जेंडर का मतलब होता है, जेंडर शब्द यह बताता है कि किसी व्यक्ति को
क्या व्यवहार करना चाहिए। जैसे जेंडर शब्द का मतलब होता है कि जो ये बता दे कि नहीं फला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फला व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे लड़की शाम को 5 बजे तक घर आ जाएगी, लड़का 3 दिन बाद शाम को 5 बजे आएगा तब भी चलेगा। ये कैसे जेंडर की बात है कि जैसे लड़का अगले शाम को 5 बजे आएगा तब भी चलेगा, पर लड़की आज शाम को 5 बजे तक घर पे आनी चाहिए। ये होता है जेंडर। ये व्यवहार बता रहे कि लड़की होगी तो ये करेगी, लड़का होगा तो ये करेगा। मतलब पहले से जो पूर्व निर्धारित व्यवहार होते हैं कि नहीं लड़की को ये करना, लड़का को ये करना है। लड़की शाम को तक घर आ जाएगी, लड़का 4 दिन बाद भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो घूमता रहे। लड़की को घूमने के लिए फ्री नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लड़का दिन भर घूमता रहेगा, आवारागर्दी करेगा, वो भी चलेगा। तो ये क्या है, ये जेंडर है। मतलब ये जेंडर शब्द का मतलब ये होता है जो ये बताता है कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है। लड़की दिन भर काम करेगी, कपड़े धुलेगी, बर्तन धोएगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, और लड़का को आप पढ़ने के लिए छोड़ें तब भी वो पढ़ नहीं रहा, दिन भर घूम रहा है, तब भी आप उसे कुछ नहीं बोलते। तो ये मतलब कि एक जेंडर मतलब कि एक व्यवहार होता है। जेंडर का मतलब होता है कि जो ये बताए कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है, लड़की को कौन कौन सी चीजें नहीं करना है और लड़के को कौन कौन सी चीजें नहीं करना है। जैसे तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोना थोड़ी ना है, लड़के रोते थोड़ी ना है। तो ये चीजें जो व्यवहार होता है, जो जेंडर का मतलब ये होता है कि जो ये बताता है कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है, या किसी भी व्यक्ति को किस तरीके का व्यवहार करना है, वो कौन बताता है, जेंडर। और जेंडर क्या होता है, एक अधिग्रहित व्यवहार। अधिग्रहित व्यवहार क्या होता है कि सही गलत समझे बिना किसी भी व्यवहार को अपना लेना। एक चीज और, जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऐसा थोड़ी ना कि जन्म होते ही मालूम रहता है किसको क्या करना है क्या नहीं। ये एक समाज की सोच है कि लड़की शाम को 3 बजे तक 4 बजे तक घर रहे, और ये एक समाज की सोच है कि लड़का अगले 4 दिन तक दोस्तों के साथ घूमता रहेगा रात भर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक समाज की सोच है कि सुबह उठ के लड़की ही घर का खाना बनाएगी, लड़की ही चाय बनाएगी, पर लड़का सुबह 10 बजे उठेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी सोच है, समाज की सोच है। और ये जो समाज ने ही जन्म दिया है किसको, जेंडर को। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना। लिंग क्या है, एक जैविक संरचना। जैविक संरचना मतलब जो बस ये बताता है कि फला महिला फला पुरुष है। तो अब यहीं से बात उठा, आप समझ गए जेंडर क्या होता। अब यहीं से बात उठा जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि गलत थी। जैसे सती प्रथा आपने सुना, वो तो बीती बात थी, खत्म भी हो गई। अब जैसे आज के टाइम में यदि हम शिक्षा से जुड़ी हुई बात करें तो ये कहा जाता है कि नहीं लड़कियां क्या पढ़ेंगी, लड़कों को पढ़ाओ, लड़कों को पैसा खर्च करो। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। मतलब हमेशा से ये सोच चली जा रही है। आपने जरा भी नहीं जाता इस बात की परख कि क्या लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो भी तो बहुत आगे जा सकती हैं। आप इस बात पे विचार ही नहीं किया, आपने कहा कि नहीं लोगों का मानना है तो हम भी मान ले रहे हैं। सबका मानना है कि नहीं मैथ में लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के मैथ में बहुत ढीठ होते हैं, बहुत तेज होते हैं, सुपरस्टार सुपरमैन है। तो आपने भी मान लिया कि नहीं भाई लड़की मैथ में कमजोर होती है इसलिए इसको हम बायो दिलवाएंगे, नहीं तो आर्ट साइड दिलवा देंगे, होम साइंस पढ़ लेगी। पर आपने कभी ये जांच की परख ही नहीं की कि नहीं लड़कियां तेज होती हैं कि कमजोर होती है, बस आपने मान लिया। जबकि एक्चुअल में चीजें पता है कि लड़कियां एक से एक आगे निकली हैं। अब मैथ में इतनी तेज तेज है कि जिसका हिसाब नहीं, और लड़के इतने गधे गधे आपको मिल जाएंगे, इतने गधे कि जिसको आप समझ नहीं सकते। और आज के टाइम में यदि देखा जाए, सभी की बात नहीं करें लेकिन मैक्सिमम केस में देखा जाए, मैक्सिमम में तो लड़कियां पढ़ने में ज्यादा फोकस है। मतलब कि जितनी उनको सुविधाएं, लड़कों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती है, हर तरीके की सुविधा मिलती है, तुम जाके कोचिंग कर सकते हो, फला जगह जा सकते हो, घर के काम भी नहीं करने हैं तब भी वो नहीं पढ़ेगा। पर लड़कियों को दिन भर के काम कर रहे हैं, शाम को जाके काम करना, सुबह काम करना, काम निपटा के फिर कोचिंग आना है। और कोचिंग में उसकी लिमिटेशन है कि ज्यादा देर तक तुम कोचिंग नहीं कर सकते, इतना से इतना टाइम तक ही कर सकते हो, उसको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, फिर भी वो पढ़ती है, वो डटी रहती है। और यही बात है कि लड़कियां आगे जाती हैं, उनके अंदर एक फाइटर वाला स्वभाव होता है कि नहीं वो लड़ेंगे हालात से, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक स्टूडेंट के अंदर यही गुण होना चाहिए कि उसे फाइटर होना चाहिए, उसे संघर्षशील होना चाहिए। तो ये बात देखने को मिलती है लड़कियों और लड़कियों में। तो जो जेंडर रूढ़िवादिता का जन्म यही से हुआ कि शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे कई पहलू देखने को मिले, जहां अधिगम को लेके, जब क्या पढ़ें कि अधिगम पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अधिगम को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके भी लड़के और लड़कियों के बीच पक्षपात किया जा रहा था। और उसी पक्षपात के ऊपर सवाल उठाया गया, और इसीलिए कि एक टीचर के तौर पे आपको जानना जरूरी है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई लिखाई को लेके या किसी भी चीज में लेके कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों क्या है, बराबर है। और इसी चीज को समझाने के लिए, सिखाने के लिए आपको जेंडर रूढ़िवादिता से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म है कि हर सेट में रहेंगे, और बिल्कुल आसान रहेंगे, और पूछेगा। तो ये इसीलिए है ताकि एक टीचर के तौर पे आप समझ सके कि नहीं कि यदि लड़की है जिसका मतलब ये नहीं कि जैसे आज के टीचर की एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि लड़की तो इसको मैथ नहीं आता होगा,
एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि लड़की है तो इसको मैथ नहीं आता होगा। और इस बात को सोचना विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के डेट में आप टीचर होंगे, कल के डेट में आप एक पिता होंगे, हो सकता है किसी लड़की के, आप अभी के डेट में आप किसी लड़की के भाई होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सोच आपके पास जरूर टकराई होगी, अरे लड़की है कितना पढ़ेगी, कितना पढ़बे करेगी, क्या होगा, ये सोच जरूर, ये लाइन आपको सुनने में आई होगी। पर इसी सोच को तो बदलना है। ये बात सिर्फ जेंडर रूढ़िवादिता सीटेट पास करने की नहीं, वो तो आप एक लाइन में पास कर जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई लिखाई में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, दोनों बराबर तरीके से पढ़ने चाहिए। क्योंकि मैंने आज की बात कर रहा हूँ कि आज के समय में भी मैं कोचिंग वगैरह में मैं देख चुका हूँ कि ये देखा जाता है कि यदि लड़की है तो बोलेंगे कि नहीं, लड़कियों कहाँ मैथ समझ में आता है, आके बैठ जा रही यही बहुत है। अरे आके बैठ क्यों जा रही हैं? लड़के से ज़्यादा दिमाग लगाती हैं और लड़कों से ज़्यादा पढ़ती हैं। बात ये नहीं कि उसको आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो इसमें टीचर गलती। जब आपकी पहले से मेंटेलिटी बन चुकी है कि लड़की को मैथ अइबे कितना करता है, गधई होती हैं, तो जाहिर बात आप पूरी एनर्जी के साथ उस तरीके से पढ़ाएंगे ही नहीं। इसलिए एक टीचर के तौर पे आपको भी, या फिर एक नागरिक के तौर पे आपको इस मेंटेलिटी को बदलना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते जेंडर रूढ़िवादिता या पक्षपात में। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे इसी के ऊपर कि क्या होता है जेंडर रूढ़िवादिता। तो इस तरीके के सोच विचार जो लड़के और लड़की को लेकर भेदभाव करते हैं, उनके बीच पक्षपात करते हैं, वो सारी चीजें क्या करते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आता है। और ये सारी चीजें क्या होती है, गलत होती हैं। ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। और आप सामाजिक अर्थ, दो टॉपिक समझे। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं गुरु। तो कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। और प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधे आंसर दिख रहा है, कौन सा, परिवार। कौन सा होगा, परिवार होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन, संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों के अंदर अपनेपन की भावना विकसित करना, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करे। मतलब जो पुरानी सोच रूढ़िवादिता चली आ रही है जो कि गलत है, उसको सक्रिय करे कि नहीं तुम भी बिना जांचे परखे हर एक चीज को मान लो। जैसे माता पिता या पहले के लोग मान लेते या बाकी समाज के लोग मान लेते, तुम भी वैसे ही मान लो, बिल्कुल गलत। रूढ़िवादिता को मैं सक्रिय नहीं करना, उससे निष्क्रिय करना। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार मनाने चाहिए, ऐसी संस्कृति की जो बहुत बड़े स्तर पे हैं उन्हीं की बस त्योहार मनाने चाहिए। ऐसी संस्कृतियों का त्योहार नहीं मनाने चाहिए जो कि कम है, या फिर जिन संस्कृतियों, जो जैसे कि बहुत से संस्कृति के लोग होते हैं कि जो उतने ज्यादा फेमस नहीं होते, तो क्या उनके त्योहार नहीं मनाने चाहिए। उन्हीं संस्कृतियों के त्योहार मनाना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा प्रभुत्व में है, बहुत ज्यादा फेमस है, या बहुत ज्यादा मात्रा में आपके क्लास के अंदर है। तो नहीं, हर संस्कृति का हमको त्योहार मनाना होगा। गौर समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करें। एक ऐसा बच्चों का समूह जिसको कि निम्न जाति का समझा जाता है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे बच्चों के अनुभव को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। विविधता मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के अलग अलग, और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। यही तो पढ़े था व्यक्तिगत भिन्नता में कि व्यक्तिगत भिन्नता का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और विविधता कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, इस चीज का हमें सम्मान करना चाहिए और इसे एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए इस गुण को। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, कुछ मैं पिछला वाला भी क्वेश्चन लेते आऊं ताकि आपके मालूम चलते रहे कि आप कितना उसके ऊपर कार्यरत हैं। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, अब बताइए, समावेशी शिक्षा मैंने बोला था कि हर एक बच्चा रहेगा, सीधी बात है, कौन क्या कैसे नहीं, हर एक। विकलांगता जूझते बच्चे वो भी समावेशी शिक्षा में एक ही क्लास में बैठेंगे। भावात्मक मुश्किल, जिसके अंदर भावात्मक रूप से मुश्किल में हो, संवेगात्मक रूप से परेशान हो, ऐसे बच्चों को भी लेना, बिल्कुल लेना है। दो विद्यार्थी जो कि प्रतिभा संपन्न हो,
ऐसे वो विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जो कि बहुत प्रतिभाशाली, बहुत पढ़ने में, जो भी उसी क्लास में बैठेंगे बिल्कुल बैठेंगे। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले ऐसे व्यक्ति जो कि सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से बहुत ही निम्न है स्तर के हैं, तो क्या ऐसे बच्चों को भी लेना है? बिल्कुल लेना है। मतलब 1 2 3 4 सभी बच्चों को हमको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लेना है, बिना सोचे सभी को लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचोगे तो गलत हो जाएगा गुरु, बस कॉन्सेप्ट समझो, उसके अनुसार चलो। देखिए, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक संस्था और द्वितीय कारक संस्था कौन सा है? मतलब पूछा छोटे बच्चों में सामाजिकरण का, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक संस्था कौन सा है? तो देखिए, अब यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था। अब जैसे पहला परिवार, दूसरा पुस्तकालय, अब आप कंफ्यूज होंगे, आस पास पड़ोस होता है, धर्म पढ़े थे। अब जैसे आप विद्यालय के साथ धर्म मीडिया पढ़े हुए हैं, तो आपका दिमाग में कभी ये नहीं आएगा विद्यालय में तो पुस्तकालय भी होता है, इसलिए सोचते नहीं। देखिए, प्राथमिक में आपको पता है परिवार, परिवार किस ऑप्शन में मिला? इसमें मिला। बाकी किसी में मिला? नहीं, कानून हो ही नहीं सकता, संचार माध्यम है ही नहीं। परिवार इसमें द्वितीय कारक में हो गया, गलत। अभिभावकों का कार्यस्थल, अभिभावक जहाँ कार्य करते हैं ऑफिस वगैरह में, नहीं। प्राथमिक कौन है? परिवार है प्राथमिक, और दूसरा कौन होगा? पुस्तकालय। तो सीधे आपको ऑप्शन काटने होंगे इसी तरीके। आपको मालूम है प्राथमिक परिवार होता है, परिवार पे टिक मारो, काम खत्म। परिवार ढूंढो, परिवार। अब जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन में परिवार मिलते, तब हम द्वितीयक को देखते हैं और उसमें कट जाता कोई ना कोई। मान लीजिए 2 ऑप्शन में परिवार मिलते, तो हम द्वितीयक संस्था को मैच करा लेते हैं, द्वितीयक में कौन होता है और उसमें कोई ना कोई एक कट जाता, और इस तरीके से आप सही वाले को पकड़ लेंगे। नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज रहेंगे कि परिवार के साथ आस पास, पास पड़ोस, मीडिया ये आता है कि नहीं, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्म, मीडिया भी आते हैं कि नहीं आते हैं द्वितीयक में। तो आप बस इतना रहेगा, प्राथमिक में परिवार और द्वितीयक में विद्यालय। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे, जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। जेंडर क्या है? सामाजिक निर्मित है, और लिंग क्या है? जैविक निर्मित है। ये लिंग जैविक पहचान बताता है, जैविक निर्मित जो महिला पुरुष की पहचान कराता है। जेंडर क्या है? समाज द्वारा निर्मित है। समाज की जो सोच है, विचार है, वो जेंडर को जन्म देते हैं कि लड़कियों क्या करना, लड़कों क्या करना। जबकि लिंग एक जैविक निर्मित है, मतलब बचपन से पता हो जाता है कि नहीं ये लड़की ये लड़का है। तो जेंडर सामाजिक है और लिंग क्या है? जैविक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्रधान घटक है? छोटे बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक? जाहिर सी बात है, प्राथमिक में कौन? परिवार। ढूंढो ऑप्शन में कौन? परिवार। कहानी खत्म। अगला ऑप्शन, सॉरी अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? किसी भी पाठ्य पुस्तक में महिला की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व दिखाया जा रहा है, महिला की तुलना में पुरुषों को ज्यादा दिखाया जा रहा है, ज्यादा प्रतिनिधित्व दिखाया जा रहा है पुरुषों का, तो ये चीज क्या जाहिर करता है? जेंडर पूर्वाग्रह। तो क्या दिखाता है? जेंडर पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से आ रही सोच है, पहले से आपने एक मानसिकता बना दिया, वैसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह को रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है? पहले से बहुत पुरानी चीज चली आ रही, नहीं बोलते कि लौकी रूढ़ हो गया, नेनुआ रूढ़ हो गया, मतलब ज्यादा दिन का हो गया पुराना। तो ऐसे जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही, ज्यादा दिन से चली आ रही एक सोच, उसी को रूढ़िवादिता बोलते हैं। और पूर्वाग्रह भी वही होता है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से एक मेंटेलिटी चली आ रही है और पहले से उस मेंटेलिटी से संक्रमित है। कि आपकी 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 बहन पढ़ रही है, उससे 2 क्वेश्चन गलत है तो आप बोल देंगे ये तो पहले ही से जग जा रही, लड़कियों को बुद्धि कितना होता है। मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, रूढ़िवादिता के क्या ग्रसित। तो जब किसी पुस्तक में महिलाओं की तुलना में पुरुष का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? जेंडर पूर्वाग्रह। जेंडर समता हो ही नहीं सकता, समानता की बात हो ही नहीं, निष्पक्षता की बात कर ही नहीं रहे, पक्षपात कर रहा है ये तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन घटा दे। देखिए, अगला क्वेश्चन। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना चाहिए। कक्षा में यदि सभी शिक्षार्थी, सभी बच्चों को यदि शामिल करना है तो कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? संलग्नता
शामिल करने के, या प्रतिस्पर्धा, सभी के बीच कंपटीशन करवाएंगे, गलत। भेदभाव करवाएंगे, गलत। अबोधगम्य संसाधन, मतलब कि अबोधगम्य मतलब ऐसे संसाधन का प्रयोग करेंगे जो उसको समझ में नहीं आए। बोधगम्य मतलब समझ में आना, अबोधगम्य मतलब जो समझ में नहीं आए, ये भी क्या है, गलत। ऐसे संसाधन का प्रयोग करेंगे जो एक दूसरे को शामिल करें, मतलब संलग्नता का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको पकड़ने होते हैं, इसे बोलते हैं एलिमिनेट करने का। और यही एक तरीका जो सीटेट में आपको ऑप्शन सही करवाएगा। नहीं तो आप सही को ढूंढेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले जो गलत है उनको हटाइए, आधे ऑप्शन आपके कट जाएंगे, आधे ऑप्शन आपको सही से बिल्कुल दिखने लगेंगे। अब विश्वास मानिए, इसी के अनुसार प्रैक्टिस सेट करिएगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बहुत छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक संस्था कौन सी होगी? परिवार। किताब होगी? नहीं। सिनेमा? नहीं। माता पिता का कार्यस्थल, ऑफिस? नहीं। क्या होगा? परिवार होगा। बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत से लोगों की विशेषताओं से लेकर दुनियादारी क्या क्या लिखवा देते हैं, पर वही सीखिए जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैं आपको वही बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ताकि एक झटके में एक नजर सब कवर। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चे जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 या 18? ऐसे बोला जाता है कि जेंडर भूमिका के किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत छोटे उम्र, लगभग 2 से लेकर 4 वर्ष के आसपास में, या 3 से 4 वर्ष के आसपास में बच्चों को जेंडर भूमिका की समझ आ जाती है। लगभग 4 वर्ष के बच्चे होते हैं तब वो जान जाते हैं कि नहीं, हम तो लड़की हैं, हमको घर पे आ जाना है। वो भैया है, भैया हमसे, वो लड़का वो घूमता रहेगा तब भी नहीं चलेगा, हमको यही काम करना है। लगभग 4 वर्ष, 2 या 3 वर्ष के इसके आसपास बच्चों के अंदर जेंडर भूमिका, सॉरी, हाँ, जेंडर की भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। 2 से या 4 वर्ष, कहीं 2 वर्ष दिया रहेगा तो वो भी सही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं दिया, 4 दिया, क्या है, सही है। ऐसे भी आप देखिएगा इस वर्ष तक बच्चों में आ जाता है। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? जाहिर सी बात है, क्या दर्शा रहा है? लैंगिक समता दर्शा रहा है? नहीं। समानता? नहीं। स्थिरता? नहीं। क्या दर्शा रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता, कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियों का व्यवहार मत करो, क्या दर्शा रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता। सारे क्वेश्चन हो गए। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कि पठन विफल प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती कारण बनता है? स्केच बनाना? नहीं। देखना? नहीं। सुनना? नहीं। किसमें? वाचन। उसको पढ़ने में ही दिक्कत होता है। वो 21 को पढ़ता क्या है? 12। इसीलिए 21 को, अरे आप 21 लिख के भी देंगे तो लिखेगा क्या? 12। उसको वाचन पढ़ने में ही क्या होता है? दिक्कत होता है। इसका ये आंसर होगा। तो इसके साथ आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी जो आपके राय मशवरा उसे जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, शॉर्ट में सारी चीजें कवर करते हुए। और यूपी टेट के भी नोटिफिकेशन आ गए, और यूपी टेट के जो सिलेबस वो भी आपके प्लेलिस्ट वगैरह यूपी टेट के बने हुए हैं, जिसमें कि 30-32 क्लास आपके यूपी टेट के हो चुके हैं। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा टॉपिक उसमें कवर करवाया जाएगा। 30-32 क्लास हो भी चुके हैं यूपी टेट के, और उसमें जाइएगा। साइकोलॉजी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करवाऊंगा कि यूपी टेट के दृष्टिकोण से एक भी नहीं छूटेगा। और ये चल रहा है, ये सीटेट के दृष्टिकोण से है। और आप विश्वास मानिए कि सीटेट में ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब जेंडर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, तो महत्व क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पे टाइम बर्बाद करना है। आपको सिर्फ समझना है कि जेंडर रूढ़िवादिता है क्या, इससे कैसे निकलना है। बल्कि समझना नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है कि आप जितने भी सीटेट में पॉइंट पढ़े, ये वो चीजें जो लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करती है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि जेंडर रूढ़िवादिता बहुत हल्की चीज लगती है, पर यदि आप विचार कीजिए तो ये एक छोटी सी सोच बहुत सी बच्चियों को, लड़कियों को, या हमारी बहनों को पढ़ाई से बिल्कुल अलग कर देती है। वो जीवन में कुछ कर सकती थी, उससे उससे बहुत दूर कर देती है। उनकी पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन तब भी इसी सोच की वजह से परिवार उन्हें पढ़ाई की वो सुविधाएं नहीं देते, बल्कि एक लड़के को दे देंगे जिसकी इच्छा भी नहीं होगी। तो ये एक छोटी छोटी सोच है, लेकिन जो प्रभाव बहुत ही भारी डालती हैं। और इसी चीज को खत्म करने की जोर देता है आपकी शिक्षा। शिक्षा ऐसी चीज जो इसको खत्म करती है। और इसीलिए आप सीटेट के सिलेबस को देखने बहुत ही बेहतरीन होता है। मतलब कि शिक्षा से जुड़ी हुई
हर एक चुनौतियों के ऊपर सवाल पूछा जाता है। सीटेट आपसे कुछ नहीं पूछता है, बस वो ये जानना चाहता है कि शिक्षा में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, बारीक से बारीक चीजें जो कि बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है, आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। यदि पता भी है तो आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, उस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसकी बारीकियों को आप समझ पाते हैं कि नहीं। इसलिए ये चीज रटने और पढ़ने की नहीं, ये चीज समझने की है और इसका अपने जीवन में उतारने का है। तो आज से उम्मीद करता हूं कि आप सही दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको